आज जो लोकतंत्र खतरे में है उसको कैसे बचाया जाए। आज जो देश की हालत हो गई है, जब उसकी गहराई में जाते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। सरकारें जो बनती हैं वो इसलिए बनती हैं कि देश का हर नागरिक को जो उसके मूल अधिकार हैं वो मिले। देश का हर नागरिक अच्छी ज़िंदगी जिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके रहने का हो। लेकिन आज देश की हालत पे अगर नज़र दौड़ाएं, जब आंकड़े देखते हैं तो बिल्कुल रोंगटे खड़े होते हैं। आज देश की हालत ये है कि आज 23 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हो गए हैं कि जो एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। उनके पास इतनी भी आमदन नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी के खा लें। छोटी संख्या नहीं है 23 करोड़। आज अगर आमदन के आंकड़े देखते हैं तो आज केवल 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। आज 1% लोगों के पास देश की 40% प्रॉपर्टी है। आज 1% लोगों के पास देश की 22% आमदन है। और उसके ऊपर बुरी बात यह है, सरकार का काम तो ये होता है कि जो बड़े लोग हैं उनकी जेब से कुछ निकाले टैक्स के माध्यम से किसी तरह से भी, और छोटे लोगों तक पहुंचाए। जो अपनी ज़िंदगी खुद चलाने में असमर्थ हैं, उनके पास इतना कारोबार नहीं है, उनको किसी तरह से राहत दे। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ उल्टा ये हो गया है कि यहाँ आम नागरिक की जेब से निकालते हैं, छोटे आदमी की जेब से निकालते हैं, और जो पहले ही अरब खरबपति, जो पहले ही बेतहाशा दौलत के मालिक हैं, उनको और देते हैं। आज आंकड़ा ये भी बता रहा है कि पिछले 10 सालों में 15 लाख करोड़ रुपया ऐसे लोगों का माफ़ किया गया जिनको माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। आज करीब 33 किसान, 2 साल से तो आंकड़ा देना बंद किया हुआ इन्होंने, उसके पहले का जो आंकड़ा है 33 किसान प्रतिदिन कर्जे से दब के सुसाइड करते हैं। इसमें खेती से जुड़े मजदूर भी साथ में आ गए, जो खेती पर निर्भर लोग हैं। 2014 में एक आंकड़ा आया था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का, और वो बड़े रोंगटे खड़े करने वाला ये था कि एक किसान की परिवार की 1 महीने की आमदन जो थी वो 3081 रुपये प्रति महीना थी 2014 में। और उसमें अलग अलग प्रदेशों का आंकड़ा दिया गया था, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये तो एवरेज थी। तो उड़ीसा का जो आंकड़ा था वो 900 रुपये प्रति महीना प्रति परिवार का था। आप सोच सकते हैं कैसे जिंदा होंगे वो। तो उन लोगों को जो बिल्कुल निचले स्तर के लोग हैं उनको राहत देनी होती है, लेकिन उनको तो केवल 5-5 किलो राशन दिया गया, और बाकी जो देश के कारोबार थे, आज अगर हम बेरोजगारी की बात करें सबसे टॉपर पे है। रोजगार सारे जो है वो बड़े घरानों को चले गए। आप अगर देखें तो एक उदाहरण आपको दे दूं कि अभी जो हाईवे निकल रहे हैं उन पे आप अगर देखोगे तो जो 200 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का हाईवे भी है, उस पे एक सिंगल आदमी का भी कारोबार नहीं। अगर आप दिल्ली से अमृतसर तक का रास्ता देखें जीटी रोड का,
कई लाख लोगों को कारोबार होगा, इस पर रोज़गार होगा। किसी ने होटल बनाया, किसी ने टायर पंचर की दुकान, किसी ने रेहड़ी लगाई, किसी ने चाय बेची, किसी ने कुछ और बेचा। लेकिन जो नए हाईवे निकल रहे हैं, इन पे सिंगल आदमी का भी रोज़गार नहीं है। वो सारे का सारा कारोबार एक जगह उन्होंने रेस्ट एरिया बना दिया और वो वही सड़क वाले ही उसके मालिक हैं। और वो आम जनता के लिए नहीं है, आम जनता उस पर चल भी नहीं सकती। अगर आप उस पर मोटरसाइकिल लेके जाना चाहें, अगर आप उस पर ट्रैक्टर लेके जाना चाहें, तो आप जा भी नहीं सकते। तो अब ये हालत देश की हो गई है। और ये करने वाला कौन है? ये करने वाले हैं हमारे देश की नीतियां। आज बीजेपी की सरकार है, आज हम उसके खिलाफ बोलते हैं, बोलना चाहिए भी, क्योंकि इन्होंने तो बिल्कुल 100 की स्पीड पे ही चला दिया ना। लेकिन वास्तविकता देखें तो ये हमारे देश की पॉलिसी है, जो इसके पहली सरकार में भी थी। दुखदाई ये है कि ये सब हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि सारी राजनीतिक पार्टियां को पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा मेरे जैसे लोगों से तो कोई मिलेगा नहीं। पैसा तो देगा तो 100 करोड़ को इकट्ठा ही देगा, 200 करोड़ इकट्ठा देगा। वो कौन देगा? वो तो बड़े कारपोरेट वाले देंगे। और जब कारपोरेट वाले सभी पार्टियों को चंदा देते हैं, तो फिर कोई पार्टी उनके एंटी नहीं बोलती। जो बोलना चाहिए, जो भी आज सत्ता में अगर बीजेपी है, तो जो भी विपक्ष है, उस विपक्ष को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जो कभी नहीं उठाते। चाहे देश बिक जाए तो बिक जाए, कोई बात नहीं। अब जो पीछे जिनको हम काले कानून कहते हैं, किसान आंदोलन जिस बात पे हुआ, उसका निचोड़ क्या था? उसका निचोड़ ये था, वो अकेला किसानों के खिलाफ नहीं था। वो कानून वो पैदा करने वाले के खिलाफ भी थे और वो खाने वाले के खिलाफ भी थे। उनसे कुल मिला के ये था कि खेती करने से लेके खेती भंडारण तक वो सारा कारोबार कंपनियों के हवाले हो जाए, ये था। और अगर देश का भोजन कंपनियों के कब्जे में आ जाए, तो फिर कंपनियों का जो भगवान है, वो पैसा उनका भगवान होता है। वो परमात्मा को किसी को नहीं मानते, वो पैसे को ही परमात्मा मानते हैं। और पैसे को परमात्मा मानते हैं तो वो उसको ब्लैक करेंगे। और फिर आपके ध्यान होगा, अगर 14-15 का हम देखें तो 50 रुपये किलो दाल किसानों से खरीदी थी, और देश के केवल 7 या 8 लोग थे जिन्होंने पूरे देश की दाल का भंडारण किया। और वो तब था जब केवल मध्य प्रदेश की सरकार ने, शायद महाराष्ट्र की सरकार ने, एक चिट्ठी लिख के दाल की स्टॉक सीमा हटा दी थी। केवल इतना सही काम किया था। और उस इतनी सी चिट्ठी थे 50 रुपये किलो वाली दाल खाने वालों को 200 रुपये किलो में मिली थी। तो ऐसा ही ये था। लेकिन दुखदाई ये है कि इतने बड़े षड्यंत्र के ऊपर कोई राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में थी, सबसे पहले तो उनको बोलना चाहिए था, वो नहीं बोले। बल्कि उल्टा ये होता है कि वो ये सोचने लगे हैं, आज के जो हालात हैं वो सोचने लगे हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए। उससे उनके 2 फायदे हैं। एक तो कारपोरेट ये समझता है कि ठीक है, विपक्ष में होते हुए भी नहीं बोला, इसलिए हम इनको भी चंदा देते रहें। और दूसरा उनका फायदा ये है कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो जनता सरकार के अत्याचारों से दुखी हो जाएगी। कोई आंदोलन करेगा तो उसको लाठ मारेंगे, मुकदमे बनाएंगे, जेल में डालेंगे, कुछ और करेंगे। तो जितने जनता प्रताड़ित करेंगे, उतनी जनता सत्ता पार्टी से दुखी होगी, और सत्ता पार्टी से दुखी होकर उतनी वो वोट विपक्ष की बढ़ती जाएगी। इसलिए वो बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि उनका ना बोलने में ज़्यादा फायदा है। अब इसका इलाज क्या है?
इसका इलाज क्या है? इसके दो इलाज हैं सबसे अच्छे। एक इलाज तो इसका ये है कि हमारा चुनावी सिस्टम ही गलत है, ये लोकतंत्र है ही नहीं। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पार्टी राज होना चाहिए। लोकतंत्र कहाँ है? तो पार्टी का राज है, बीजेपी का राज है, कांग्रेस का राज है, ईबीसी दूसरे जो स्थानीय जो स्टेटों की पार्टियां उनका राज है। लोगों का राज कहाँ है? एक एमएलए बनता है, अगर एमएलए को पार्टी टिकट ना दे तो एमएलए बनेगा ही नहीं। जब वो पार्टी का गुलाम रहेगा तभी पार्टी उसको आगे के लिए टिकट देगी, तभी लोग उसको वोट देंगे। और जब वो पार्टी का गुलाम रहेगा तो उसको अपने आका की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, चाहे वो देश के खिलाफ भी कानून पास करवा ले तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचते मेरे को तो राजनीति करनी है। इसलिए ये सिस्टम ही गलत है, ढांचा ही गलत है और ये गैर संवैधानिक है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो चुनाव हो वो ऐसे हो जैसे पंचायतों के चुनाव होते हैं। मान लिया प्रधानमंत्री के मुकाबले में प्रधानमंत्री खड़ेगा, एमपी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। एमपी पे तो आप एक और देखते होंगे, जो कानून उन्होंने पास करवाना होता है और उनको ये डर हो कि शायद हमारे बहुत से एमपी हैं जो इससे सहमत नहीं हैं, वो गैर हाजिर ना हो जाए, वो व्हिप लागू कर देते हैं। आना ही पड़ेगा और उनका समर्थन करना ही पड़ेगा। जब उनका समर्थन करना ही पड़ेगा, गलत का भी समर्थन करना ही पड़ेगा, तो वो जनता का नुमाइंदा कहाँ हुआ? प्रधानमंत्री के मुकाबले में प्रधानमंत्री खड़े, मुख्यमंत्री के मुकाबले में मुख्यमंत्री खड़े, एमपी के मुकाबले में एमपी खड़े। सरपंचों का भी तो यही होता है ना, सरपंच के मुकाबले में सरपंच खड़ेगा, मेंबर के मुकाबले में मेंबर खड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वो पूरे देश उसको वोट डालेगा कि कौन सा प्रधानमंत्री अच्छा है, और फिर अगर उसको अगला चुनाव लड़ना होगा तो वो जनता के लिए, जिनकी ज़्यादा वोट है उनके लिए काम करेगा। और इसी तरह फिर जो एमपी चुना जाएगा, क्योंकि उसको टिकट तो लेना नहीं है कि वो कांग्रेस से टिकट लेगा तभी का वोट डलेगी, वो बीजेपी से टिकट लेगा तभी वोट डलेगी। अब क्या होता है, जब लहर होती है, अगर आज कांग्रेस की लहर आए तो कांग्रेस टिकट बेचना शुरू कर देगी, जीतना तो है ही, जो ज़्यादा पैसे देगा उसको दे दो। जब बीजेपी की लहर आए तो बीजेपी वोट बेचना शुरू कर देगी टिकटों को, कि जिसकी ज़्यादा जो पैसे देगा उसको टिकट बेच दो। और फिर पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, और फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, यानी राजनीति का व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया। इस पूरे ढांचे को, सिस्टम को बदलने की जरूरत है कि चुनाव जो है वो डायरेक्ट चुनाव हो, जैसे पंचायत का चुनाव होता है इस तरह से वो चुनाव हो। और जब इस तरह से चुनाव होगा तो फिर किसी को किसी से टिकट नहीं लेनी, वो जनता के काम करेगा। एमपी होगा, एमएलए होगा, वो जनता के काम करेगा। भैया जनता के काम करेगा तो ही चुनाव में लखड़ा होगा, तभी जीतेगा। अगर जनता के काम नहीं करेगा तो चुनाव में जीतेगा नहीं। फिर उसको टिकट देने के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और जब उसको पैसे देने नहीं पड़ेंगे तो फिर वो भ्रष्टाचार भी कम करेगा। तो एक तरीका तो देश को बचाने का ये है, और दूसरा तरीका देश को बचाने का ये है कि आज भी हमारे देश में देशद्रोहियों से ज़्यादा देशभक्त हैं, लेकिन वो देशभक्त एक मंच पे नहीं है और उनको लड़ने का मंच मिल भी नहीं रहा। हम ये सोचते हैं, हमारे जो भी हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, जो भी हमारे देशभक्त भाई हैं, वो ये सोचते हैं
कि हम आंदोलन करें, सड़क पे बैठें, किसी को घेरें, भूखे रहें, कुछ भी तरह के आंदोलन करें, तो शायद सरकार उससे मान जाएगी। भाई क्यों मान जाएगी? सरकारें तो 2, 3, 4 पार्टियों की हैं, उन्हीं की आएंगी ना, तो क्यों मान जाएगी? जब उनको पता है कि दूसरी पार्टी की नीतियां भी वही रहनी है, तो फिर वो क्यों मान जाएंगे? और अगर मान भी जाएंगे, अगर वो कुछ मान भी जाएंगे, तो वो आरजी होगा। जैसे किसान आंदोलन लड़ा और एक बार लड़के हमने सोचा कि सरकार को झुका दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि 4 साल बाद, 10 साल बाद वही कानून उनके टुकड़े करके फिर आएंगे, वापिस आएंगे। तो फिर किसान आंदोलन का 750 मरवाने का फायदा क्या हुआ? बस कुछ टाइम के लिए रोक दिए। तो हमारे बहुत से लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो किसानों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो छोटे दुकानदारों के नुमाइंदे हैं, चाहे वो मजदूरों के नुमाइंदे हैं, अलग अलग तरह पे लड़ रहे हैं, बचाना चाहते हैं अपने देश को, अपने नागरिकों को बचाना चाहते हैं, खूब लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें जो हमारे देश की हालत 10 साल पहले थी, आज वैसी नहीं है, आज उससे ज़्यादा बदतर हो गई है। और जो 20 साल पहले थी उससे बदतर 10 साल पहले हो गई थी। ये क्रम चल रहा है। उदाहरण के तौर पे हम किसान यूनियन में काम कर रहे हैं 1992 से। 1992 में तो किसान सुसाइड नहीं करता था, आज किसान सुसाइड कर रहा है। तो फिर हमने क्या बचा लिया? बहुत सी यूनियन है, किसान यूनियन के नाम से बहुत सा आंदोलन भी होते हैं। फिर क्या बचा लिया? बचा तो कुछ भी नहीं, माइनस जा रहा है। आज भी अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। बहुत से आंदोलन हो रहे हैं, क्या बचा लिया? आंदोलन तब का समान है, आंदोलन तब का काम है जब एक चुनाव से दूसरे चुनाव का टाइम 5 साल का है। अभी 4 साल, अभी 3 साल चुनाव में पड़े हैं और 3 साल तक हम वेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें उस कानून को रुकवाने के लिए, उस अत्याचार को रोकने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन जब चुनाव है, हम उस वक्त अपनी क्या भूमिका निभाते हैं? उस वक्त हमारी भूमिका है कि इस पहले वाले ने तो हमें बहुत तंग कर लिया, इस पहले वाले को तो बदलना ही बदलना है। तो फिर उसकी, जैसे मैं पहले बता हटा हूँ, कि उसका फायदा दूसरे को चला जाता है, काम दूसरा भी वही करता है। उदाहरण दे देता हूँ आपको। भजनलाल के टाइम में हरियाणा में हमारा एजिटेशन हुआ, कई किसानों को मार दिया, कई को फट्टड़ कर दिया। हमने उसके खिलाफ आंदोलन चलाए, चुनाव में भी चलाए, सरकार बदल गई, बंसीलाल की आ गई। बंसीलाल ने भी आके 5 आदमियों को मार दिया, कईयों को घायल कर दिया, और फिर हम उसके भी खिलाफ हो गए। फिर उसकी सरकार भी बदल दी और बदल के चौटाला की आ गई। फिर चौटाला ने भी 7 आदमियों का कत्ल कर दिया। 1700 गोलियां किसानों के ऊपर दागी। 1700 तो हमने खोल इकट्ठे की, कितनी चलाई होंगी पता नहीं। उसके भी खिलाफ हो गए, फिर उसकी सरकार चली गई, फिर हुड्डा साहब की आ गई। नीतियां हुड्डा साहब की भी वही रही। तो इसका दूसरा तरीका जो बचाने का है वो ये है कि जितने क्रांतिकारी, जितने देशभक्त, जितने देश को बचाने वाले लोग हैं, उन सब को एक मंच पे आके अपनी पार्टी ही खड़ी कर लेनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी को आखिरी जो डर होता है वो वोट का होता है, कि हमारी वोट ना टूट जाए। अगर हमें लठ नहीं मारते, अगर हमें जेल में डालने से डरते हैं, वो इसलिए है कि भाई अगर ज़्यादा
इनको परेशान किया, ज़्यादा इनको तंग किया तो आम जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, अगले बार में हमें वोट नहीं डालेंगे, अगले बार में हमें हरा देंगे। आखिरी डर जो होता है उनको वोट का होता है। तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया है वो ये है कि जितने देशभक्त लोग, जितने अच्छे लोग, जितने देश को बचाने वाले लोग, जितने देश का दर्द लिए फिरते हैं, बहुत से लोग हैं, इनकी गिनती कम नहीं है। सिर्फ उनको मंच नहीं मिल रहा कि हम लड़ें, तो कौन से मंच से लड़ें, हम लड़ें तो कैसे लड़ें, तरीका नहीं उनको मिल पा रहा बेचारों को। जज्बा बहुत से लोगों के मन में है। बहुत से लोग हमने ऐसे देखे हैं, युवा ऐसे देखे हैं जो अच्छे घर से भी नहीं है, अमीर नहीं है, परिवार का खर्चा भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी अपना टाइम निकाल के वो देश के लिए लड़ रहे हैं। तो दूसरा तरीका जो है वो चुनाव का है कि हमें एक के भरोसे, दूसरे के भरोसे, तीसरे के भरोसे रहने की बजाय हम सबको इकट्ठे होकर अपनी ही पार्टी में लड़नी चाहिए।